दोस्तों सीपीसी के इस लेक्चर में हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कि निम्नलिखित मामलों में वाद दायर करने का स्थान सुनिश्चित करने के नियम बताइए। यानी कि इसमें कुछ हमें मामले बताए हैं, उन मामलों में अगर हमें केस फाइल करना है तो उसके लिए सुनिश्चित स्थान और नियम हमें बताने हैं। वो मामले कौन कौन से हैं? पहला है अचल संपत्ति से संबंधित विवादों के लिए। दूसरा है दुष्कृत से संबंधित विवादों की क्षतिपूर्ति के लिए। इंग्लिश में अगर बात करें तो इन द केस ऑफ डिस्प्यूट इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड है इन केस ऑफ क्लेम्स फॉर डैमेज फॉर अ टोर्ट। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि अचल संपत्तियों से संबंधित वाद दायर करने के लिए न्यायालय चुनने के लिए व्यवहार विधि संहिता में क्या प्रावधान है? व्हाट आर द प्रोविजंस इन सीपीसी फॉर डिटरमाइनिंग द कोर्ट फॉर फिलिंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, किन सिद्धांतों के आधार पर अचल संपत्ति के वाद का न्याय क्षेत्र आधारित किया जाता है? बताइए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स विच डिटरमाइन द जुरिडिक्शंस ऑफ सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस की हमने बात करी है उन सब का एक ही आंसर रहने वाला है और वो कुछ इस तरह से रहेगा कि अचल संपत्तियों से संबंधित वाद दायर करने के लिए न्यायालय और स्थान चुनने से संबंधित विधि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 15 से 17 तक में वर्णित है। यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सूट अगर हमें फाइल करना है तो उसके लिए न्यायालय और उससे संबंधित जो विधि है वो सीपीसी की सेक्शन 15 से 17 के अंदर बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट है न्यायालय जिसमें वाद दायर किए जा सकते हैं, कोर्ट इन विच सूट्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड। धारा 15 कहती है यह सामान्य नियम प्रतिपादित करती है कि प्रत्येक वाद सबसे निम्न वर्ग के न्यायालय में जो उस वाद का परीक्षण करने के लिए सक्षम हो दायर किया जाना चाहिए। धारा 15 कहती है कि जो सबसे निम्न वर्ग का न्यायालय है उसमें ये वाद जो है वो दायर किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है वाद वहां दायर किया जाए जहां वाद की विषय वस्तु स्थित है। सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज सिचुएटेड। धारा 16 के अनुसार आर्थिक या किसी कानून द्वारा निर्धारित अन्य प्रतिबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए वाद उस न्यायालय से दायर किया जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंदर संपत्ति स्थित है। यानी कि जहां भी संपत्ति सिचुएटेड है उसी क्षेत्राधिकार के न्यायालय में केस फाइल किया जाना चाहिए। इसके अंदर भी कुछ पॉइंट बताए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 है लगान या लाभों के सहित या रहित अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति हेतु। सेकंड पॉइंट है अचल संपत्ति के विभाजन के लिए। थर्ड पॉइंट है अचल संपत्ति के बंधक की या उस पर भार की दशा में पूर्वबंध बिक्री या मोचन के लिए। अचल संपत्ति में किसी अन्य अधिकार या हित के निश्चय के लिए। फिफ्थ पॉइंट है अचल संपत्ति के प्रति दोष के मुआवजे के लिए। सिक्स पॉइंट है वास्तविक रूप से कुर्की या कुर्की के अंतर्गत चल संपत्ति की पुनः प्राप्ति के लिए। लेकिन यदि अचल संपत्ति प्रतिवादी के द्वारा या उसकी ओर से धारित है तो उसके संबंध में अनुतोष या उसके प्रति किए गए दोष के लिए वजह प्राप्त करने के लिए वाद उस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में वह संपत्ति स्थित हो। यदि इच्छित अनुतोष पूर्ण रूप से उसकी व्यक्तिगत स्वामी भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता हो या उस न्यायालय में जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंदर प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या अपना कारोबार करता हो या लाभ के लिए खुद काम करता हो। एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण। धारा 16 के अंतर्गत संपत्ति का अर्थ उस संपत्ति से है जो भारत में स्थित हो। ये थे धारा 16 के कुछ पॉइंट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट यानी कि धारा 17 के अनुसार ऐसी अचल संपत्ति के लिए वाद जो विभिन्न न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंदर स्थित हो। सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। ऐसी संपत्ति के विषय में अनुतोष या उसके प्रति किए गए दोष के लिए मुआवजा प्राप्त करने के किसी भी न्यायालय में जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंदर संपत्ति का कोई भी भाग स्थित हो। किंतु शर्त यह है कि वाद का विवाद वस्तु के मूल्य के बारे में न्यायालय को संपूर्ण दावे के परीक्षण करने का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। पॉइंट 4 वाद लाने का स्थान जहां न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हों। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शंस ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन। धारा 18 के अनुसार पॉइंट 1 है जहां यह अनिश्चित हो कि दो या अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई अचल संपत्ति स्थित है तो वह इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसी अनिश्चितता के लिए आधार है
उनमें से कोई भी न्यायालय इस प्रभाव का कथन अभिलेखित करके उस संपत्ति के बारे में कोई भी वाद की कार्यवाही और उसका सेकंड पॉइंट, जहां कथन उपधारा 1 के अंतर्गत अभिलिखित नहीं किया गया है और किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के सामने यह आपत्ति की जाती है कि ऐसी संपत्ति से संबंधित वाद में डिक्री या आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा दिया गया था जिसकी वहां अधिकारिता नहीं थी। जहां संपत्ति स्थित है वहां अपील या पुनरीक्षण न्यायालय उस ऐतराज को तब तक अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय न हो कि वाद के दायर किए जाने के समय उसके संबंध में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के बारे में अनिश्चितता के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था और उसके फलस्वरूप न्याय की निष्फलता हुई है। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, व्यक्ति या चल संपत्ति के प्रति किए गए अपकृत्यों के मुआवजे के लिए सूट फॉर कंपनसेशन फॉर टॉर्ट ऑफ पर्सन और मूवेबल। धारा 19 के अनुसार ऐसे वाद की दशा में जहां वाद शरीर या चल संपत्ति के प्रति किए गए दोष के मुआवजे के लिए है, वहां यदि दोष न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया है और प्रतिवादी दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंदर रहता है या कारोबार करता है या लाभ के लिए स्वयं काम करता है, तो उसमें से किसी भी न्यायालय में वादी अपने विकल्प पर वाद दायर कर सकता है। उदाहरण, ए मेरठ में रहता है और बी को सहारनपुर में पीटता है। बी या तो सहारनपुर में या मेरठ में ए पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकता है। उदाहरण 2, ए मेरठ में रहता है और बी के खिलाफ अपमानजनक लेख सहारनपुर में प्रकाशित करता है। बी या तो सहारनपुर में या मेरठ में ए के खिलाफ क्षतिपूर्ति का मुकदमा कर सकता है। 6 पॉइंट है, अन्य वाद उस स्थान पर योजित किए जा सकते हैं जहां प्रतिवादी रहता है या वाद का कारण उत्पन्न होता है। अदर सूट्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स और कोज ऑफ एक्शन अराइजेस। धारा 20 के अनुसार उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए वाद उस स्थान के न्यायालय में भी योजित किया जा सकता है जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत। पॉइंट 1, वाद में आरंभ होने के समय प्रतिवादी या कोई प्रतिवादियों में से कोई एक वास्तव में स्वेच्छा से निवास करता है या व्यापार करता है या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, या प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी वाद के आरंभ के समय वास्तव में स्वेच्छा से निवास करता है या व्यापार करता है या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, बशर्ते कि इस अवस्था में न्यायालय अनुमति दे देता है या ऐसे प्रतिवादीगण जो उपरोक्त कथित ढंग से न व्यापार करते हो न लाभ के लिए स्वयं कार्य करते हो वाद के ऐसे दायर में सहमत हो जाते हैं या वाद का कारण संपूर्णतः या अंशतः पैदा होता है। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारत में अपना व्यापार अपने मुख्य कार्यालयों में या किसी ऐसे वाद कारण के बारे में जो किसी स्थान में पैदा हुआ है जहां उसका अधिस्थ कार्यालय भी है, ऐसे स्थान में कारोबार करता है। उदाहरण, ए कलकत्ते में व्यापारी है और बी दिल्ली में कारोबार करता है। बी कलकत्ते के अपने अभिकर्ता के द्वारा ए से माल खरीदता है और ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी को अपना परिधान कराने को ए से प्रार्थना करता है। ए तदनुसार माल का परिधान कलकत्ते में करता है। ए माल की कीमत के लिए बी के विरुद्ध वाद या तो कलकत्ते में जहां वाद हेतु पैदा है या दिल्ली में जहां बी कारोबार करता है या ला सकेगा। दूसरा उदाहरण है, ए शिमला में, बी कलकत्ते में और सी दिल्ली में निवास करता है। ए, बी और सी एक साथ बनारस में, जहां बी और सी मांग कर दे एक संयुक्त वचन पत्र तैयार करके ए को परिदित कर देते हैं। बी और सी पर ए बनारस में वाद ला सकेगा जहां वाद हेतु पैदा हुआ है। वह उन पर कलकत्ते में भी जहां बी निवास करता है या दिल्ली में भी जहां सी निवास करता है वाद ला सकेगा, किंतु इन अवस्थाओं में से हर एक में यदि अनिवासी प्रतिवादी आक्षेप करे तो वाद न्यायालय की इजाजत के बिना नहीं चल सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा आईडी भी मिल जाएगी, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।